अस्सलाम वालेकुम। आफाक फारूक की नए वीडियो के साथ हाजिर हूँ। देखें, मौजू तो फ़लस्तीनी है, सबसे बड़ा मौजू तो वही है। फिर हम पाकिस्तान की तरफ भी कुछ आएंगे और फिर शहबाज गिल साहब का जो टूर है न्यूयॉर्क का, जो सहाफ़ियों का बाइकाट है, उस पर थोड़ी सी मैं रोशनी डालने की कोशिश करूँगा। पहले तो जो मैं फ़लस्तीन पे कहना चाहता हूँ, मुझे पता है बहुत से लोगों को बुरा लगेगा, क्योंकि हम पढ़ते कम हैं, प्रोपेगेंडे की तरफ से ज़्यादा मुतासर होते हैं, और फिर जब हुक्मरान एक ही साइड पर खड़े हुए नज़र आते हों, क्योंकि इक़्तिदार को तवाला देने के लिए जहालत का तवाला देना इंतहाई ज़रूरी है। सबसे पहले देखें, अमेरिका ने, ठीक है, सिक्योरिटी काउंसिल में अपने राइट्स इस्तेमाल करते हुए जो भी किया वो आप सबको पता है, और यूनाइटेड नेशन से कुछ निकलना भी नहीं है, मगर उसकी ह्यूमन राइट्स जो कमीशन है उसमें इसराइल के ख़िलाफ़ पे दर पे एवरी डे वायलेशन की जो करारदादें आ रही हैं। फिर मगरब की और बड़ी बड़ी इंसानी हकूक़ की ह्यूमन राइट्स से लेकर अगर उठा कर देखें तो एक बड़ी खौफनाक मुहिम है पहली बार वेस्टर्न वर्ल्ड में, इंक्लूडिंग अमेरिका। साथ में हमेशा की तरह फ़लस्तीन के हक़ में मुजाहरे जो बड़े हैं वो ये न्यूयॉर्क, लंदन, पेरिस और दुनिया भर में जो वेस्टर्न वर्ल्ड पूरा कह ले, बहुत बड़े पैमाने पर हो रहे हैं। और फिर पाकिस्तानियों को खासकर सुनकर यकीन नहीं आएगा कि दर्जनों, सैकड़ों नहीं हज़ारों यहूदी भी इसराइली हुकूमत के ख़िलाफ़ निकले हैं, और चक शुमर के ऑफिस के बाहर जो मेजॉरिटी लीडर हैं सेनेट में और टिल्टेड हैं टूवर्ड्स इसराइल, पहली बार खामोश रहे हैं। कोई ट्वीट नहीं किया, कोई बयान देने पर तैयार नहीं है। न्यूज़ वीक ने बहुत बड़ी स्टोरी की है, उसमें उन्होंने बताया कि हमने उनके ऑफिस से रब्ता किया, कोशिश की, उन्होंने टाला, मगर वो नहीं आए। तो उनके बाहर जो तंजीम है बहुत बड़ी, उसका नाम है काउंसिल ऑफ, मुझे नाम वॉइस ऑफ फ़लस्तीन के नाम से, वॉइस ऑफ फ़लस्तीन के नाम से एक बहुत बड़ा प्रोग्रेसिव ग्रुप है यहूदियों का। उन्होंने मुजाहरा किया है और मुतालबा किया है अमेरिका से कि इसराइल की फ़ौजी इमदाद फौरी तौर पे बंद की जाए। वो गद्दार नहीं कहला रहे इसराइल में, जैसे हमारे यहाँ जब पाकिस्तान में जाबिर हुक्मरान जुल्म करते रहे हैं और कुछ लोगों ने अमेरिका से मुतालबा किया कि पाकिस्तान की फ़ौजी इमदाद बंद की जाए, तो वो गद्दार करार पाए थे। जाइए हिस्ट्री में, खैर मैं उस तरफ नहीं जाना चाहता। फिर मिस्टर बाइडन के नैन्सी पेलोसी के बयान पर, नैन्सी पेलोसी जो स्पीकर हैं, और प्रेसिडेंट बाइडन का जो बयान है कि वो सेल्फ डिफेंस में इसराइल कर रहा है, उसको बहुत बड़े पैमाने पर काउंटर किया है डेमोक्रेट सेनेटर्स ने। बर्नी सैंडर तो जो प्रोग्रेसिव विंग के वो डेमोक्रेट में रिप्रेजेंट करते हैं, फिर क्रिस्टोफर वार्न, जो ये दोनों प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट भी रहे, जहन में रखिएगा, उन्होंने बहुत क्रिटिसाइज़ किया है बाइडन को। और फिर अब 27 सेनेटर्स ने पुश किया है बाइडन को कि इस कॉन्फ्लिक्ट में आप अहम रोल अदा करें और इसे ख़त्म कराएं, ये खुरेजी बंद होनी चाहिए बड़े पैमाने पर। जो भी है आपको रोल अदा करना पड़े। एक तो लोकल क्राइसिस हैं, डोमेस्टिक, फिर चाइना, ईरान, फिर साथ में ये भी एक नया तनाज़ा खड़ा हो गया है, उस पर बहुत परेशान है, बाइडन पे बहुत दबाव है। और फिर अलेक्जेंड्रिया ओकासियो हैं जो प्रोग्रेसिव कोई रिप्रेजेंट करती हैं कांग्रेस में, उन्होंने तो बहुत खौफनाक बयान दिया कि बाइडन के बयान को उन्होंने कहा है कि ये साइड ऑफ द ऑक्यूपेशन है, ये एक यकतरफा बयान है और इसे हम एक्सेप्ट नहीं करते। उन्हें अपने बयान को मज़ीद वाज़े भी करना पड़ेगा और इसमें तस्हीह भी करनी पड़ेगी। तो देखें, ये है जमहूरियतें। मैं उस बहस में नहीं जाऊंगा कि तारीख़ क्या है। मौजूद तारीख़ तो ये है कि जी एक ऑक्यूपेशन का मामला था, एक ज़मीन पे कब्ज़े का, वो यरूशलेम की अदालत ने फ़ैसला दे दिया, उसके बाद मुजाहरे शुरू हुए और हमास ने रॉकेट मारने शुरू कर दिया। तो दूसरी साइड स्टोरी आपको सुननी पड़ेगी, आप माने ना माने, आपके और मेरे मानने ना मानने से नहीं होता। असल बात है सच्चाई, ज़मीनी हक़ाइक़ क्या कहते हैं कि अगर
आबादियों में बैठे हुए लोग आबादियों में बैठे हुए लोग रॉकेट मारेंगे तो उसके पीछे और कितनी कहानी हो, मगर ये कहकर छुपने में आसानी पैदा हो जाएगी कि जनाब सेल्फ डिफेंस है, और लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए, पूरे खत्ते को ऑर्डर में लाने के लिए हमारी स्ट्राइक जारी रहेंगी, जैसे नेतन्याहू ने कहा है, और बहुत ही पुरसकून अंदाज में कहा है कि कब तक जारी रहेंगे हमें नहीं पता, कोशिश करेंगे कि जल्दी निबट जाए मामला। कल 50 लोग मारे गए, आज सुबह से फिर धुआं उठ रहा है, और कहते हैं कि हमास के 9 घरों पर आज भी हमला हुआ है जो मेन आबादी में है। और वेस्टर्न वर्ल्ड में इसराइल के खिलाफ जो सबसे बड़ा शोर है मीडिया बिल्डिंग पर, एपी और अल जज़ीरा के जहाँ दफ्तर थे, जिसके बाद एपी और अल जज़ीरा ने कहा कि हम होमलेस हुए हैं मगर हमारी आवाज़ बंद नहीं की जा सकती, हम चुप नहीं रहेंगे, हम बोलते रहेंगे। मैंने देखे वो वीडियो, बतौर बाप कह रहा हूँ, अल्लाह किसी दुश्मन को भी वो उस सूरत हाल का सामना न करने को मिले कि मासूम बच्चे हाथों में दम दे रहे हैं, खून से लथपथ हैं, और वो पुकार रहे हैं या रब या रब या रब। मगर साथ में हमें ये भी तो याद रखना होगा कि वो रब्बुल मुस्लिमीन नहीं है, रब्बुल आलमीन है। दूसरी तरफ भी बच्चे ही मर रहे हैं, और फिर आज तक तारीख में रब को बराह रास्त ज़मीन पर उतरते किसी ने नहीं देखा। अक्ल व शऊर देकर भेजा है गलत और सही का फैसला करने के लिए। मैं बखुदा दिल से कह रहा हूँ कि वो क़यामत के मंजर है, उन्हें देखा नहीं जा सकता, मैं तसव्वुर भी नहीं कर सकता। मैंने आंखें बंद कर ली थी। वो चीखो पकार कि कहते हैं जैसे करबला में शोर फुगा उठा होगा, मुझे नहीं पता वो कैसा होगा, मगर ये करबला सा ही लगता था जो हम महसूस कर सकते हैं। जितना हमने करबला को महसूस किया है वही तकलीफ़ महसूस होती थी कि वो बच्चे कैसे जिस्म के लौथड़े पड़े हैं इधर उधर, और जिस तरह से बमबारी हो रही है शहरी इलाकों में, मगर उनके पास जवाब मौजूद है कि जब उधर से रॉकेट आएंगे तो वो भी जवाबी कार्रवाई करेंगे। फौजी जो तय कार्रवाइयाँ हैं, हिकमत अमली है, वो शहरी इलाकों में बैठ कर तो नहीं होती। अगर बागी शहरों में छुप जाएंगे, मैं बगावत पे भी इल्ज़ाम नहीं दूंगा कि आज की बगावत कल की आज़ादी होती है, मगर ये जंग का तरीक़ा नहीं है। मासूमीन के दरमियान बैठ जाना, ये तो एक खुली ब्लैकमेलिंग है कि आप यरगमाल बना लें सिविल आबादी को और दुनिया से कहें कि यहाँ कोई हमला नहीं कर सकता। बगावत अगर आपने की है तो फिर बागियों के से स्टाइल में लड़िए। मासूम बच्चों की, फ़लस्तीन की, हमास की और इसराइल की लड़ाई में आम मासूम फ़लस्तीनी बच्चे क्यों अपनी जान धोएं, अपने बदन के टुकड़े करवाएं, उनके माँ बाप तकलीफ और अज़ियत से मर जाएं। अंदाज़ा है किसी को कि किसी का बच्चा मरे, किसी का जवान बेटा बेटी मरे तो उन माँ बाप पे कौन सी क़यामत टूटती है। तो मैं ये कहूँगा कि खुदा के लिए दोनों तरफ की स्टोरी देखें। ये मसला एक इस्लाम का नारा मारने से हल नहीं होगा, ये शऊर, सब्र और तहम्मुल का बर्दाश्त का मुजाहरा करने से, और फिर अपनी क़ुव्वत भी देख लें कि इंसानी फितरत को चेक करें। फ़र्द हो, ख़ानदान हो, रियासत हो, ये ताकत और दौलत के ताबे रही है हमेशा, और अब भी है, और बहुत बड़े पैमाने पर है। आपके हुक्मरान लाख टेलीफोन करते रहें, शाह महमूद कुरैशी के हाथ में लाख फ़ोन दिखाते रहें आप लोग कि इधर फ़ोन कर दिया, उधर फ़ोन कर दिया, उससे ये कह दिया, इससे ये कह दिया। इससे ये तो ज़ाहिर होता है कि शायद उन्हें अगली कौमी हुकूमत के लिए प्राइम मिनिस्टर चुन लिया गया हो, कि उन्हें इम्पोर्टेंट दिखाकर मंजरकशी की जा रही है कि टेलीफोन लिए बैठे हैं, कहाँ फ़ोन कर रहे हैं, क्या फ़ोन कर रहे हैं। मुझे इतना पता है कि ब्लिंकन का फ़ोन आता है, स्टेट सेक्रेटरी न्यूयॉर्क वाशिंगटन का, तो अफ़गान इशू पर बात करते हैं वो टोटल, और फिर बयान जारी होता है कि पाकिस्तान दरीना साथी है, और सैर हासिल गुफ्तगू हुई कि अफ़गानिस्तान के अमन से पाकिस्तान का अमन जुड़ा है। हुजूर,
एंथोनी ब्लिंकन से भी इसराइल के मसले पे बात कर लेते, फ़लस्तीन में होने वाले मज़ालिम पे तो बात थी। जो ताकत का सर चश्मा है, जहाँ फैसला होता है, उनसे तो आप सिर्फ अफगान अमन पे बात करते हैं। महातीर मोहम्मद से, जो अब कुछ है भी नहीं, उनसे आप फ़लस्तीन पर बात करते हैं, और हमास का तो आप जिक्र ही नहीं करते। आप टर्की से बात करते हैं, आप सारे जहान से बातें करते हैं, मगर जो फैसला कौन क़ुव्वत है, उससे सिर्फ आप अफ़गानिस्तान पे बात करते हैं। तो ये पाकिस्तानी हुक्मरान हो, मुसलमान, दीगर उस्मा हो, OIC हो, ये तो आप आवाम का कथारसिस करने के लिए शोर डाला जाता है, ताकि आपके दिल की भड़ास कहीं सड़कों पे बड़े पैमाने पर ना आ जाए, इनके इक़्तिदार को ख़तरा ना पैदा हो जाए। मैं आगे बढ़ता हूँ। सबसे दिलचस्प खबर यह है कि पाकिस्तान में जमहूरियत की अनोखी और इबरतनाक मिसालें कायम की जा रही हैं कि चौधरी निसार रजामंद नज़र आते हैं 3.25 साल के बाद सूबाई असम्बली का हलफ लेने के लिए। अभी सोच रहे हैं कि इसहाक डार को तो 5 साल हो गए सेनेटर बने, हलफ नहीं लिया। ये अशराफिया की असम्बली है, अशराफिया की जमहूरियत है। ये चाहें तो अगली हुकूमत में पिछली असम्बली का हलफ ले सकते हैं कि ये सब कुछ इनके ताबे है। ये आम आदमी के लिए है कि सरकार की नौकरी के बाद 2 साल की जो मुद्दत है सियासत में आने की, उसमें अगर 2 दिन भी कम रह गए और गलती से फॉर्म भर दिया गया और इलेक्शन भी जीत गया है, तो अदालत ने महीनों में फारिग कर दिया। फैसल वाडा 4 साल 3.5 साल घसीट सकता है, और वो भी कब कि जब वो सेनेटर बन जाए। वो सेनेट में भी वोट दे सकता है, वो असम्बली में भी वोट दे सकता है कि ये जमहूरियत उनकी जमहूरियत है। तो इस जमहूरियत के बारे में हम और क्या कह सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। साथ में इस जमहूरियत में मुझे याद आया कि जो रिंग रोड का स्कैंडल सामने आया है, पता चला है कि खान साहब भी पकड़े गए उसमें। गुलाम सरवर ने तो कुरान उठा के, कस्में खा के, बच्चों के हवाले देकर अपने आप को क्लियर कराने की कोशिश की है, मगर पता ही चला कि खान साहब भी पकड़े गए, उनके कहने पर सब कुछ हुआ है। और रियाज मलिक तो लाजमी होंगे। रियाज मलिक पे मुझे याद आया कि कांग्रेस में उनके खिलाफ सिंधियों की बड़ी पटिशन सामने आई है, और उस पर बड़ी गर्मा गर्म पिछले दिनों बहस हुई है कि कैसे सिंधियों से उन्होंने ज़मीनें छीनी दौलत के और बंदूक के जोर पर, और कैसे सैकड़ों हज़ारों साल पुराने लोगों को रहते हुए वहाँ से निकाला गया। तो फिर कहते हैं कि अमेरिका हमारे मामलात में मुदाखलत करता है। अपने लोगों को रोके ना, जिन पर जुल्म हुआ है। इसराइल का जुल्म तो नज़र आता है, अपना जुल्म नहीं नज़र आता। कि अनवर मकसूद के हवाले से कहा जा रहा है, मुझे नहीं पता कि उन्होंने कहा है नहीं कहा है, मगर जिसने भी कहा है कमाल का है कि राजा मोहम्मद बिन कासिम के बाद दूसरे बड़े पैमाने पर अगर सिंध की ज़मीन किसी ने फतह की है तो वो रियाज मलिक है। अब पाकिस्तान में रह ही क्या गया है, DHA है, फ़िज़ाइया सोसाइटीज़ हैं, नेवी सोसाइटीज़ हैं, बहरिया टाउन है, बाकी तो कुछ है नहीं। और वो भी और कुछ और रह गया है तो रियाज मलिक का दामाद है, बेटा है, और उन्हीं के ख़ानदान के लोग हैं। टेलीविज़न देखो तो वही इश्तहार आते रहते हैं। आखिर में मैं आऊँगा शहबाज गिल साहब पर, जो न्यूयॉर्क में एक रोज़ पहले हुआ PTI की तकरीब में, कि पहले उन्होंने मीडिया के ख़िलाफ़ जहर उगला तकरीर में, और अपनी हुकूमत के अजीम कारनामे गिनवाए। और फिर मियाँ अजीम ने जो गुफ्तगू की, उससे सवाल तो मैं भी नहीं कहूँगा, और बहुत से लोगों का ख्याल ये कि वो सवाल नहीं था, मगर मियाँ अजीम का जो रुतबा है, जो एहतराम है, जो उनकी सीनियरिटी है, अगर उन्होंने एक ऐसी गुफ्तगू जो प्राइवेसी में की जानी चाहिए थी ओपनली कर भी ली थी, तो कोई बड़ा मज़ाक़ा नहीं पैदा हो गया था। वो मोहतरम जो ये कहते हैं कि वो यहाँ प्रोफेसर रहे हैं, उनकी प्रोफेसरी में पहले बता चुका हूँ, वो PhD हैं, वो अमेरिका में रहे हैं और सिस्टम को समझते हैं जैसे खान साहब जमहूरियत को समझते हैं। मगर शहबाज गुल ने काश कभी वाइट हाउस के स्पोक्समैन को देखा होता बोलते हुए, स्टेट डिपार्टमेंट के, पेंटागन के और वज़ीर इत्तलात की मौजूदगी में दर्जन भर तर्जुमान हैं जिनसे हर दूसरे दिन खान साहब मिलते हैं और प्रोपेगेंडा मुहिम को फैलाते बढ़ाने के लिए उन्हें हिदायत जारी करते हैं। मैंने तो यहाँ नहीं देखा अभी तक, 35 साल हो गए,
کہ اسپوکس مین سے کیسے کیسے سوالات ہوں، مگر ایک خاص مخصوص مسکراہٹ ہوتی ہے، ایک مخصوص لہجہ ہوتا ہے، اور مخصوص ویل سوفسٹیکیٹڈ ایلیگینٹ تھاٹ فل اور میننگ فل ود دا ڈیپتھ جواب ہوتا ہے کہ سننے والے کا اور پوچھنے والے کا منہ کھلا کا کھلا رہ جائے۔ کبھی غصے میں نہیں دیکھا، کبھی پھپتی لگاتے نہیں دیکھا، کبھی جگت کرتے نہیں دیکھا، کبھی کسی کی ہتک توہین کرتے نہیں دیکھا۔ اور وائٹ ہاؤس میں بیٹھ کر یا اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ میں اپوزیشن پہ تو حملہ کرتے کبھی سنا ہی نہیں، تصور میں بھی نہیں آیا۔ مگر یہاں سے جانے والا پی ایچ ڈی ڈاکٹر وہ کیسی کیسی جگتیں لگاتا ہے اور کیسے کیسی گھٹیا زبان استعمال کرتا ہے۔ میں نے کہا نا کہ وہ چاہتا تو یہ کہہ کے جو اس نے شروع کیا کہ آپ اپنا سوال کریں، اور آخر میں یہ کہہ کر درگزر سے کام لیتا وہ آگے بڑھ سکتا تھا کہ میں اس پر آپ سے بعد میں بات کر لوں گا، آپ میرے لیے بڑے محترم ہیں، آپ بڑے سینئر ہیں، تو تمہارے لیے زیادہ تالیاں بجتی، مگر تمہیں تو عادت ہے 3 سال سے جھکتے لگانے کی، کیونکہ تمہاری اسی صلاحیت کو دیکھ کر تو تمہیں بلایا گیا وہاں سے۔ اور پھر وہاں صحافی کتنے تھے کہ بائیکاٹ کہتے ہیں لوگ، کہ بائیکاٹ، کچھ لوگ کہتے ہیں بائیکاٹ نہیں ہوا، کچھ کہتے ہیں کہ مکمل جو بائیکاٹ کا پی ٹی آئی کے مقامی تقریبات کا ہوا ہے۔ ایک تو پی ٹی آئی اسٹیج پہ بیٹھے ہیں جن کے ساتھ روز رہنا ہے، کھانا ہے، پینا ہے، ان کے خلاف تالیاں بجا رہے تھے، کیونکہ پولیٹیکل ویژن تو ہے ہی نہیں نا، انہیں پتہ ہی نہیں ہے، انہیں تو خوشامد کرنی ہوتی ہے۔ یہ جتنی سیاسی پارٹیاں ہیں ان کا ٹوٹل ایک کام ہے، جو پاکستان سے آتے ہیں انہیں روٹی کیسے کھلائی جائے، کہ ان سے اسٹیک ہاؤس لے جایا جائے، اور اٹلانٹک سٹی لے جانا ہے، کہ ڈائریکٹ فلائی کر کے ویگس لے کر جانا ہے، اور مینہٹن میں کون کون سے مخصوص علاقے ہیں وہ گھمانے ہیں، کیا وہ ریسٹورنٹ ہے، 2 3 ہیں، 4 ہیں بلکہ، کہ ٹاپ آف دی روف پہ لے جانا ہے ریوالونگ ریسٹورنٹ میں، اور پھر اپنے تعلقات دکھانے ہیں، تصویریں سجانی ہیں۔ کمیونٹی کے لیے انہوں نے کیا کیا ہے ان میں سے کوئی ایک بھی جواب نہیں دے سکتا۔ بہت دے سکتا ہے تو یہ کہے گا میں نے فلانے کا پاسپورٹ بنوایا، جو پاکستانی اسٹیبلشمنٹ نے یہاں پر مختلف طریقے سے لوگوں کے اسٹیٹس کو کنٹینیو کرنے کے لیے لوگ رکھے ہوئے ہیں، کہ ڈائریکٹ کسی کا عام آدمی کا پاسپورٹ نہیں بنائیں گے، آپ کال کر دیں، یہ کال کر دے، وہ کال کر دے، تاکہ اس کی لیڈری چمکتی رہے۔ کل مسلم لیگ نون کی حکومت تھی تو کونسلیٹ میں مسلم لیگ نون نظر آتی تھی اور ایمبیسی میں، آج مسلم لیگ نون محب وطن ہی نہیں رہی، وہ پاکستانی شہری نہیں رہی، اب ٹوٹل پی ٹی آئی کے لوگ نظر آتے ہیں۔ ان کی حکومت جانے کی دیر ہے، جو لوگ آئیں گے پھر وہ محب وطن ہوں گے، وہی پاکستانی ٹھیکیدار ہوں گے۔ پیپلز پارٹی کے ساتھ، مسلم لیگ کے ساتھ یہ یوتھ لیگ بھی فارغ ہو جائے گی۔ کاش امریکہ میں رہ کر 40 سال ہو گئے انہوں نے اپنی کمیونٹی کے بارے میں غور کیا ہوتا، پھر اس پر پھر کبھی بات کریں گے۔ بہرحال شہباز گل نے جو کیا تو اس پہ ہاں میں بات کر رہا تھا کہ بائیکاٹ کیا صحافیوں نے، تو میرے نزدیک وہاں ٹوٹل 5 صحافی تھے، باقی تو جیسے معاشرہ ٹوٹا ہے، ہر آدمی سیاستدان ہے، سماجی کارکن ہے، ایک بھیڑ چال ہے، منتشر معاشروں میں یہ کوئی نئی بات نہیں ہوتی، تو صحافی بھی چنے کے دام پر ہیں اور چنے جتنے ہیں۔ تو اس کا نتیجہ دیکھا کہ جو وہاں صحافیوں کے ساتھ اچھل رہے تھے، جب لانگ آئلینڈ میں شہباز گل کی امجد نواز کے گھر تقریب ہوئی تو جو بائیکاٹ کا اعلان کر رہے تھے، جو صحافیوں کے ساتھ کھڑے ہو کے خوش ہوتے ہیں اور صحافی بنتے ہیں، وہ وہاں جا کر بیٹھ گئے تھے۔ آج کے لیے اتنا بہت ہے، انشاءاللہ آپ سے اگلے کسی ویڈیو میں بات ہوگی۔ اللہ حافظ۔